प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 10th का ये वीडियो है, लेक्चर है। और आपका जो एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा था, ये मेरा नया सेशन है। मतलब बोला गया तो बच्चे आपको पिछले साल सब कुछ पढ़ाया गया है, फिर भी इस साल थोड़ा अगले टीचर का, दूसरे टीचर के नोट्स है। और ये कम्प्लीटली लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें नहीं है जो उसमें पिछले लेक्चर में नहीं थी। लेकिन कंसेप्ट पूरा है, जितना उसमें पढ़ाया गया यहाँ भी उतना कंसेप्ट कवर किया गया है। और ये आज का लेक्चर फाइनल लेक्चर होगा। आज आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सारे एमसीक्यू और जो भी कंसेप्ट बच गया था उसका हम फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू किया आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आया तो बच्चे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। जब भी आपका एग्जाम आया हो तो इस सिर्फ ये वाला लेक्चर देख लेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। तो प्रिय बालक, एक सारणी है, आपको ये सारणी मैं बोलता हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको परीक्षा में 1 नंबर फिक्स मैं लेता हूँ। इम्पोर्टेंस एक तो परीक्षा में आपका 1 नंबर तो यहाँ से जाता नहीं है। और शुरू आज के लेक्चर में हम यहीं से करेंगे। पहले आपको ये सारणी अपने नोट्स में ऐड कीजिए, उसके बाद आपको आज हम सॉल्ट पढ़ाएंगे। सॉल्ट उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि ये अपना ये हो गया है एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये हम आपको ऊपर कवर करा दिए थे पिछले लेक्चर में। आज आपको हम लॉन पढ़ाएंगे, सॉल्ट पढ़ाएंगे। लेकिन सॉल्ट पढ़ाने से पहले कुछ जो टॉपिक हैं जो आपको कवर करा देता हूँ। तो कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए, प्राकृतिक स्रोत। जैसे पूछता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, एक्जेलिक अम्ल। और क्या बोलते हैं ना, खट्टा दूध या दही कहो, लैक्टिक अम्ल। नींबू, सिट्रिक अम्ल। चिट्टी का डंक, मेथनोइक अम्ल। निटल का डंक, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल, ये भी लिख दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल। बस जल्दी से सारे नोट करें। तो यहाँ फॉर्मिक अम्ल लिखा, ये भी फॉर्मिक अम्ल है, ये भी फॉर्मिक अम्ल है। और इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एक IUPAC नाम है। हो गया, सारणी नोट हो गया। चलो, तो कुछ कंटेंट बचा जो पिछले साल के मेरे नोट्स हैं उसमें से करा के फिर मैं सॉल्ट शुरू करता हूँ। और कुछ क्वेश्चन कराते हुए 1-2 क्वेश्चन कीजिए तो आपको टॉपिक क्लियर है कि नहीं, क्या आप रिवीजन करते हैं कि नहीं, थोड़ा देखा जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन कीजिए। तो कहता है कि कोई दृष्टिबंधित व्यक्ति है, मतलब अंधा व्यक्ति है, उसके लिए अम्ल, क्षार, लवण में अंतर स्पष्ट करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या होगा? क्या वो लाल लिटमस पेपर ले ले, क्या वो नीला लिटमस ले ले, क्या वो चाइना रोज ले ले, कि वो वेनिला के गुण वाला, कि वो वेनिला के गुण वाला इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज कर ले। तो इस बच्चे देखो, जब व्यक्ति अंधा ही है तो उसको ये पेपर देखने से और ये इससे क्या फ़ायदा हो? वो डायरेक्ट क्या लेगा, सुगंध वाला लेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। निम्नलिखित में किस पदार्थ में लौंग का तेल की गंध गायब हो जाती है? किसमें लौंग का तेल गायब हो जाता है? सिरका में, नींबू के रस में, पानी के साधारण नमक में, और जल के बेकिंग सोडा में। तो यह जल के बेकिंग सोडा में भी इसका रंग क्या होता है, गायब होता है, क्योंकि ये जल के बेकिंग सोडा जो क्या है, उसको न्यूट्रल कर देता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? 3 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसमें जब बच्चों का देखो, ये प्राकृतिक कौन नहीं है, तो चाइना रोज है, ये टर्मरिक वाला है, ये लिटमस है। मिथाइल ऑरेंज नहीं है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय माध्यम में गंध बदल देता है? कौन अपना क्षारीय माध्यम में अपना गंध बदल लेगा? जल्दी से बताओ तो, क्षारीय में अपना गंध कौन चेंज कर लेगा? फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर और लौंग का तेल। तो देखो, अगर गंध बदलने की बात कर रहे हैं तो गंध तो इसमें आता ही नहीं है किसी में। गंध जब भी हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी में करेंगे। ऑल्फैक्टरी क्या, अपना लौंग का तेल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। हो गया, गंधीय सूचक है। और एक 5वां क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। नीला लिटमस पेपर में 2 पट्टियाँ डाली जाती हैं, एक पर नींबू का रस डाला जाता है, दूसरे पर अशुद्ध जल डाला जाता है, में डुबाया जाता है। दोनों पट्टियों का अंतिम रंग क्या होगा? तो देखो, अम्ल अगर डाला गया होगा तो वो नीला को लाल कर दिया होगा,
नीला को क्या कर दिया होगा, लाल कर दिया होगा। क्षार डाले होंगे तो क्या कर दिया होगा, वो नीला कर दिया होगा, तो एक लाल और एक नीला हो गया होगा। चलो ये सब क्वेश्चन हो गया। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आप, जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी को आपको करना होगा। बाकी तो ऐसे बहुत ही कंटेंट, तो इसका लेक्चर है, पिछले साल के वीडियो है, तो इसका पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अम्लीय और उदासीन तथा क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, ये प्रश्न है। तो अब जानते हैं कि लाल लिटमस जो होता है बच्चा जी, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो देखो लिटमस पेपर जो प्रकृति नेचर में अम्लीय होता है, तो उसके ऊपर आप अम्ल डालो या आप न्यूट्रल सॉल्यूशन डालो, उसका रंग तो बरकरार रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन जैसे उस पर आप क्षारीय डालोगे तो लाल लिटमस किस में, नीला में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ईजी प्रश्न था। चलो एक प्रश्न है आपके लिए दूसरा कि कार्बनिक अम्ल को हम अकार्बनिक अम्ल क्यों मानते हैं, कार्बनिक अम्ल को हम अकार्बनिक अम्ल क्यों माना जाता है। तो देखो कार्बनिक अम्ल को अकार्बनिक अम्ल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कार्बनिक अम्ल के दोनों शर्त को पालन नहीं करता है। देखो अगर अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, तो उसको हम लोग उसके लिए दो कंडीशन मानते हैं। पहला कि देखो जब CO2 और H2, इसी मतलब अपना ये है पहला शर्त, CO2 और H2 जल में जाकर H2CO3 बनाया, तो पहला रूल तो पालन कर लिया क्योंकि सारे विक्रमक जंतु से ये, और जितने इसमें है CO2 और H2 ये सारे जंतु से पाया जाता है, तो ये क्या है अपना ऑर्गेनिक है, कार्बनिक एसिड है यानी ऑर्गेनिक है। लेकिन देखो कार्बन और हाइड्रोजन में मौजूद, इसमें मौजूद तो होता है, लेकिन कम से कम एक कार्बन का बॉन्ड इसमें नहीं होता है। देखो इसमें कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें कम से कम एक कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी बॉन्ड नहीं है। दूसरा कंडीशन ये बताया गया था कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, इसमें बॉन्ड है ही नहीं है। इसमें अगर H2CO3 में चेक करो तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है तो इसमें बिल्कुल ये क्या हो गया, आपका ये इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक इसीलिए कार्बनिक अम्ल को यानी H2CO3 को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड मानते हैं और अकार्बनिक एसिड मानते हैं। एक और प्रश्न है, कहता हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF, इसको छोड़कर जितने एसिड हैं सबको कांच में स्टोरेज होते हैं क्यों। इसको कांच में हम स्टोरेज नहीं करते हैं, कांच के बर्तन से मतलब शीशा का कोई भी आपका जार हो गया, ट्यूब हो गया, उसमें हम इसको नहीं डालते हैं। बाकी को हम करते हैं क्यों, तो क्योंकि देखो अम्लों का संक्षारक प्रकृति होता है और कांच में रासायनिक अभिक्रिया क्या लिख दी, अफ्रियता, रासायनिक अभिक्रिया लिखना चाहिए ना। कांच में रासायनिक अभिक्रिया के कारण HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक, इसे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक को छोड़कर अम्लों को कांच के बर्तनों में स्टोर किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक को हम कांच के साथ अभिक्रिया करता है और संचारित करता है। इसको कांच के बर्तन में डालोगे ना तो हाइड्रोफ्लोरिक इतना मतलब होता है कि इसको वो कांच का शीशा ही खराब कर देगा। इसीलिए इसको हम हाइड्रोफ्लोरिक को हम लोग पॉलीथीन और टेलोन में स्टोर किया जाता है, पॉलीथीन और टेलोन में से स्टोरेज किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं, डाइल्यूशन को। क्वेश्चन परीक्षा में आता है डाइल्यूशन क्या है, तनुकरण किसे कहते हैं। तो तनुकरण क्या होता है कि हम किसी अम्लीय क्षार में आयन की सांद्रता यानी H3+ O या OH- के प्रति हम प्रति इकाई आयतन में कमी की जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्षार गुण उसके आयतन में कमी करते हैं, उसके जो भी उसके आयन होंगे उसके आयतन में प्रति उसकी आयन कम होने की प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। चलो
अब शुरू होगा अपना टॉपिक। क्या जो अम्ल क्षारक सूचक होते हैं, जो एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं, क्या वो उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं कि कितना प्रबल अम्ल है, कितना दुर्बल क्षार है? क्या उसको हम प्रबलता जिसको जान सकते हैं उस इंडिकेटर से? तो नहीं सर। तो उसका आंसर क्या होगा? नहीं, हम नहीं जान सकते हैं कि वो नहीं बता सकता है। सिर्फ वो क्या करता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, सिर्फ वो गुणात्मक विश्लेषण बतलाता है कि ये अम्ल है क्षार है, उसका प्रॉपर्टी गुण बता देगा, ये नहीं बताएगा कि वो कितना प्रबल है। अम्ल क्षार को ठीक अम्ल क्षार की शक्ति मतलब उसकी क्षमता ठीक बताए, उसके लिए हम लोग एक पीएच का इस्तेमाल करते हैं। कहता है एसिडिटी एंड एल्कली इन टर्म पीएच। तो हम पीएच के संदर्भ में अम्लीयता क्षारीयता के संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि अम्लीयता और क्षारीयता क्या अर्थ क्या होता है। तो पहले बताया कि 1909 में एक डेनिश रसायन वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को पीएच के रूप में, और पी जब भी लिखिएगा पी छोटा लिखिएगा, एच बड़ा लिखिएगा, ऐसे लिखना है आपको पीएच, स्मॉल पी कैपिटल एच। ठीक है, आप पीएच जहाँ जहाँ लिखोगे ऐसा ही लिखोगे। हो गया क्लियर? इसको मैं रफ में समझा दिया, पीएच के रूप में व्यक्त किया, तरीका समझाया। पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति, जहाँ पर पी का मतलब होता है पावर ऑफ पोटेंज, और इसके लिए जर्मन शब्द को, जो पोटेंज शब्द है ये जर्मन शब्द को रिप्रेजेंट करता है, और एच हाइड्रोजन तत्व को संकेत देता है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हम चेक करेंगे किसी एसिड में या बेस में एच की पावर क्या है, हाइड्रोजन की शक्ति हम जानते हैं। चलो कुछ हम पीएच के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कहता 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई बिलियन का पीएच जो होता है 0 से लेकर 14 तक हो सकता है। रूम तापमान पर, हमारे कमरे के तापमान पर पीएच का जो वैल्यू आता है 0 से लेकर 14 तक के बीच में आता है। ठीक है, और ये विभिन्न सॉल्यूशन में अलग अलग होता है, हर बिलियन का पीएच मान अलग अलग आता है। दूसरा, कमरे के तापमान पर पीएच 0 से 14 तक होता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बदलेगा पीएच भी बदलेगा, और 14 से ऊपर और 0 से नीचे भी आ सकता है, और टेम्परेचर ऐसा नहीं रहा। तो हम 3 पीएच की बात करेंगे। एक होगा उदासीन, अगर उदासीन बिलियन होगा तो उसका पीएच मान 7। याद कीजिए, अब यहाँ से आपको थोड़ी बातें माइंड में सेट कीजिए। तो अगर बिलियन उदासीन है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 के बराबर आएगा। अगर बिलियन जो होगा अम्लीय बिलियन होगा तो उसका पीएच मान लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब 7 से कम। 7 से कम मतलब 0 से लेकर 6.9 तक। अगर उदासीन और सॉल्यूशन क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक मतलब 14 तक आप जा सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 7 के ऊपर 7.1, 7.2 ऐसे, 7 तक नहीं। 7 पर आएंगे तो न्यूट्रल होगा, 7 से नीचे आएंगे तो बेसिक हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा, 7 से नीचे आएंगे तो एसिडिक हो जाएगा। ये याद हो गया? तो चलिए पीएच स्केल क्या है इसको पढ़ा दीजिए। तब यदि पीएच मान 7 से कम होता है, हो जाता है, तो उसका H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। याद रखिएगा, जितना अगर 7 से कम आओगे, जितना कम आओगे उतना एच आयन बढ़ेगा। तो एच आयन बढ़ गया तो कौन एच आयन कौन देता है? अम्ल। आप पढ़े थे यार इंग्लिश के अनुसार, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो जितना 7 से नीचे आओगे एच आयन बढ़ेगा, यानी एच आयन बढ़ेगा तो मतलब अम्लीयता गुण बढ़ेगी। यदि पीएच मान 7 से बढ़ता है तो H प्लस आयन की क्या होगा? घट जाती है। यानी क्या बढ़ता है? और OH बढ़ता है। H प्लस आयन कम हो जाएंगे, जैसे 8, 9, 10 जाओगे तो H प्लस आयन कम होगा और OH माइनस बढ़ेगा। तो OH माइनस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? वो क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय लवण बढ़ता है। चलो यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पर समझाया गया इस चित्र के माध्यम से। देखो जैसे कि एक स्केल है मेरे पास, इधर हम आ रहे हैं, ये 7 है, 7 से इधर कम आ रहे हैं, इधर तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखो किसकी सांद्रता बढ़ रही है? H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर H प्लस आयन घट रहा है। तो कोई आपसे बोलेगा ना कि क्षार में H प्लस आयन होता है कि नहीं होता है? होता है, बहुत कम होता है। ठीक, H प्लस आयन एवं OH माइनस की सांद्रता परिवर्तन के साथ साथ पीएच की विभिन्नता, ये अपने टॉपिक देख लिया। चलो सर, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, सार्वभौमिक सूचक के बारे में। तो किसी विलयन के पीएच मान को एक सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करके मापा जा सकता है। थाइमल ब्लू या फिनोफ्थिलीन आदि का मिश्रण है। पीएच स्केल, पीएच क्या है? तो थाइमल ब्लू और फिनोफ्थिलीन इत्यादि का मिश्रण है। यह विलयन में विभिन्न H प्लस आयन की सांद्रता को अलग अलग रंग में दिखा देता है। ये कलर्स के आधार पर बता देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोट करूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या अगर पूछता है तो इस बता रहे हैं क्या पूछेगा। देखो
आप इधर जितना आ रहे हैं ना, इधर इधर धीरे धीरे, तो यहाँ पर एक जठरस दिखाया गया। जठरस का मान अगर लगभग 1.2, जठरस क्या होता है, वही HCl। क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान कितना है, 1.2 के बराबर दिखाया जा रहा है। नींबू का रस का पीएच मान दिखाया जा रहा है 2.2, यहाँ पर दिखाया गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त, खून, ये भी याद रखिए, रक्त का पीएच मान 7.4, ब्लड का पीएच मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा जाएगा, याद रखिएगा 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग 10 के बराबर होता है। ये आपका बुक का है, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ का डायग्राम है। आप वहाँ से भी चाहेंगे तो इस चार्ट को बना सकते हैं। देखिए यहाँ से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षार है और प्रबल क्षार है। देखो 14, लगभग 14 इसका आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सुजल का पीएच मान 7, रक्त का 7.4 और जठरस का लगभग 1.2, यानी वो आपका उसका बात कर रहा है। जठरस किसको बोलते हैं, HCl को। तो कुछ पदार्थों में पीएच और पीएच को ऊपर दिखाया गया रंग के मार्गदर्शक के लिए, कि आपको कलर कैसा होता है उसके लिए दिखा दिया गया है। उसका पीएच मान और उसके कुछ कलर दिखाया गया है। हो गया। अब पीएच पेपर की बात कर लेते हैं। पीएच पेपर क्या है, तो आमतौर पर बिलियन में पीएच को मापने के लिए, बिलियन के पीएच को मापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में भिगाई गई ये कागज़ की पट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग पीएच पेपर कहते हैं या पीएच पत्र कहते हैं, यानी उसको हम लोग पीएच पेपर कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कुछ विलियन आपके, जैसे लार खाने से पहले हरित नीला होता है। आपका ये बुक का ही है, ये आपका बुक का सारणी है, जिसको मैं तालिका भर दिया हूँ यहाँ पर। अभी अपने बुक में चाहे तो भर लें या नोट्स में लिख लें, चलेगा। ये वाला तालिका 2.2। और आपका यहाँ पर क्रियाकलाप भी फिनिश हो जाएगा। कहता है कि आपको सारणी में बिलियन दिए गए हैं, पीएच मानों की जांच कीजिए, उसके परीक्षणों को लिखिए। तो यहाँ पर परीक्षण को जांच करके समझेगा। आपका एक एक्टिविटी भी करा दिया गया यहाँ पर। ये हो गया, ये वाला ये तो अभी करा ही दिया हूँ। चलो सर, हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ेंगे इसके आगे, और आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। ठीक है, डेली लाइफ में हम लोग पीएच का यूज क्या करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बच्चे लोग का। ठीक है सर, चलिए आपका शुरू होता है टॉपिक दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो देखो बता, पौधे और जानवरों की द्वारा आत्मरक्षा। पहले तो पौधे और जानवरों द्वारा आत्मरक्षा करने में पीएच का होता है। क्यों सर? क्योंकि मान लो समस्या आ गया, कहीं आपको चींटी ने काट लिया, और चींटी के डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन होता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। अब उसको सही कैसे करेंगे सर? हम पढ़ते हैं कि अम्ल है उसमें, तो अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए हमको क्षार की जरूरत चाहिए। तो इसके प्रभाव खत्म करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, या हल्के क्षारीय विलयन लगा देना चाहिए। जैसे हल्का क्षारीय विलयन लगाएंगे, वो जो चींटी के डंक ने काटा वो जो लहर था, वो लहर कम हो जाएगा। देखो, लेकिन अब एनसीईआरटी से बाहर कुछ बताया जाए तो ऐसा क्यों होता है? ये एनसीईआरटी में इतना ही दिया है बस, लेकिन मैं थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर और लेकिन रियल जो है उसकी बात कर रहा हूँ। पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझ लो कि देखो कि इसको हम ऐसा क्यों होता है। ये जब चींटी काटती है अपने, या अपने को देखना मधुमक्खी ने काटा तो ऐसा लहर क्यों आती है? देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हिस्टामाइन मधुमक्खी के में एक जहर का 0.9 बनाता है। हिस्टामाइन एक जहर है जो मधुमक्खी के जहर का 0.99% बनाता है, और डंक की जगह पर खुजली और दर्द का कारण बनता है। मौजूद एसिड जिसमें फॉर्मिक, हाइड्रोक्लोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, जो दर्द पैदा करने में पहले की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ये क्या है? फैक्ट्स। ये फैक्ट्स क्या है? चेक किया गया है, रियल भी था। अगला टॉपिक आपका है कि प्रकृति है उदासीनीकरण का मौका देती है। कभी कभी जंगल में गए घूमने फिरने, वहाँ पर कुछ हो गया, लेकिन वहाँ पर उसका उपाय भी होता है। वहाँ जस्ट जो पेड़ से आपको जलन पैदा हुआ, उसी पेड़ के नीचे भी उसको न्यूट्रल करने के लिए समाधान होता है। जैसे कि नेटल के पौधे के पत्तियों में, नेटल में कौन सा है? इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, इसमें मेथेनोइक अम्ल। नेटल के पौधे में कौन सा डंक होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। और गलती से छू जाने पर ना बच्चा जी, अगर गलती से तुम छू जाओगे तो अगर मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने से कारण आपको दर्द, खुजली, पौधा है, एक नेटल पौधा है, जाओगे ना तो इससे आपकी बुक में मैसेज दिखा दिया है, देख लो। और टॉपिक यही पढ़ा रहा हूँ, प्रकृति जो है उदासीनीकरण का विकल्प देती है। ये नेटल है, इसका अगर छू जाएगा ना गलती से,
तो आपको खुजली उजली वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका इलाज भी, समस्या का समाधान भी उसी पेड़ के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि एक पारंपरिक उपाय है उस क्षेत्र में। वहीं पर आसपास देखोगे ना, तो वहाँ पर एक उपस्थित एक डंक का पौधा मिलेगा। डंक पौधे की पत्तियों को रगड़ से इलाज हो जाता है। वहाँ एक डंक पौधे होता है, उसके पत्ता को आप रगड़ दोगे ना, उसी पे जब तो हो जाएगा। एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ कि नेटल के डंक में हिस्टामाइन पाया जाता है। यहाँ पर बोला गया फर्मिकम्ल है। अब फर्मिकम्ल परीक्षा मारने का आपसे पेपर में पूछा जाए कि नेटल के डंक में कौन सा नेटल पौधे के प्लांट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल बताइएगा। लेकिन रियल ये है बच्चा जी, उसमें हिस्टामाइन जो होता है पॉइजन पाया जाता है। पीएच में परिवर्तन का अंदाज है। और ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपको मिट्टी वाला ये भी कुछ 2-3 पॉइंट पाए हैं, इसको अभी पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो टॉपिक है तो उसको तो कराया जाएगा। अब देखो, पीएच के कारण हमारा दांत भी खराब होता है। अगर हमारे दांत का इनेमल जो होता है, जिसे हम लोग दंत पलक लिखा गया है, दंत पलक जो होता है अपना, किसी इनेमल जो होता है जिसे हम दंत पलक कहते हैं, किस चीज़ से बना है? तो अपना दांत का जो इनेमल है किसी से बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। CA3PO4 से बना है। इससे बना है, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है? इनेमल। कौन होता है? इनेमल। जो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में अघुलनशील होता है, जो जल में नहीं घुल सकता है। हमारा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, अर्थात अम्लीयता बढ़ती जाती है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बच्चे, ये नष्ट होने लगता है और अपना दांत खराब होने लगता है। अगर कुछ आपको, देखो ये तो हो गया, पेपर में इतना ही लिखना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, रियल ट्रू फैक्ट, तो यहाँ से बता दे रहा हूँ। ये अपना दांत में होता क्या है रियल में। देखो, ये दांत हो गया अपना, इसमें बैक्टीरिया अंदर होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरिया का प्लग बनाते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरिया की कॉलोनी बोलते हैं। उसी में बैक्टीरिया क्या है, रहते हैं मुंह में। जैसे हमने कुछ खाना खाया तो मुंह में कुछ फंस गया, अब बैक्टीरिया उसी को खाते हैं। जो हमारा मुंह फंस गया है उसको खाते पीते हैं, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। और लेफ्ट ओवर शुगर को खाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, दांत में कुछ फंस गया, कुछ उसमें शुगर है, उसको खाते हैं वो लोग। और उसको खाने के बाद वाटर तो ही है अपने मुँह में, वाटर होता है। उसको क्या करते हैं, वाटर से वहाँ पर उसको, जो उसमें का वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ खाते पीते हैं उसको और ग्रो करते हैं, और कुछ उसमें से एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन समझते हैं, जैसे पसीने से निकलता है ना। मान लो बैक्टीरिया मुंह में है, तो हम लोग तो भाई बाथरूम टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते हैं। बैक्टीरिया कहाँ जाएगा? मुँह में ना करेगा। तो हम लोग दांत में जो फंसा हुआ ना, उसी में बैक्टीरिया अपना कुछ चीज़ें एक्सक्रीशन करता है, जिससे हमारा वाटर क्या होता है, एसिडिक होने लगता है। और एसिडिक होने से क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होने लगता है। यानी जो दांत का हमारा जो खनिज था, मिनरल था, वो टूटने लगता है, कम होने लगता है। और दांत के एनिमल का भी खनिजीकरण होने लगता है, और जिससे अपना कैल्शियम और फॉस्फेट टूट जाते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट क्या होते हैं? टूट जाते हैं, खराब होने लगते हैं, और इसी को हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर, ये तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया, ये तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट था। और ये देखो ओरिजिनल आपका सिलेबस के अनुसार से दंत क्षय क्या है, उसके उपाय क्या है। तो टूथ डिके क्या होता है? तो दंत क्षय को रोकने का सबसे आसान तरीका है टूथपेस्ट को क्षारीय पदार्थों से साफ करना। यानी जब भी आप ब्रश कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। आपका टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि दंत मंजन या टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, ताकि जो मुंह में अम्ल बढ़ रहा है, तो क्षार और अम्ल मिलकर रिएक्शन क्या बनाएंगे? न्यूट्रल अभिक्रिया हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। एक्स्ट्रा आप चाहेंगे तो उसमें सलाइवा कहते हैं कि नेचुरल वे, सलाइवा को बेसिक एल्कलाइन, सलाइवा जो होता है अपना बेसिक एल्कलाइन होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो अपना सलाइवा होता है बेसिक एल्कलाइन होता है। अब देखो हमारे पाचन में पीएच का महत्व क्या है। हम जो पीएच पढ़े थे अभी, पीएच स्केल, उसके महत्व पढ़ रहे हैं जीवन में, डेली लाइफ में। तो देखो पाचन में, अगर कभी कभी मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे आमाशय में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अम्ल सिक्रिश होती है, ज़्यादा अम्ल उसमें बढ़ जाता है, एचसीएल बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे सीने से नीचे इसलिए में कभी अपने देखा ना, अपने हृदय अपना सीना वाना में जलन होने लगता है। यानी इसका मतलब होता है कि एसिडिटी हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, उसमें एसिड बढ़ गया है। अब इसका उपाय क्या है? तो क्वेश्चन पूछेगा एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटी एसिड। अगर एंटी एसिड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षार है। क्षार हम लोग क्या कर देगा, कर देगा। और ये
मिल्क मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? कोल्ड मिल्क में, ठंडा दूध में। कभी आपको ऐसा हो गया है ना, आप ठंडा दूध पी लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। कभी आपको जलन हो रहा है, आप ठंडा दूध पीजिए, आपका हो जाएगा वो। अब चलिए अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिड क्या होता है? जब वायुमंडल में प्रदूषक में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा जल में घुल जाते हैं तो ये अम्ल के रूप में बारिश होती है। जैसे देखेंगे आप और अम्ल वर्षा कब होती है ये भी याद रखिएगा। उसका जब पीएच में जल का पीएच मान जो बारिश हुआ है उस बारिश का, देखो बारिश सब होता है, सब बारिश में अम्ल है। जितना बारिश होता है ना सब अम्लीय बारिश होता है, लेकिन उसको अम्लीय बारिश हम क्यों नहीं बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कब बोलेंगे? जब जल बारिश हुआ है उस जल का पीएच नापा जाएगा, उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से नीचे दिखाएगा तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी तब जैसे 6 दिखाएगा, 7.6 दिखाएगा, 7 तो नहीं दिखाएगा, 7 से कम दिखाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एसिड होता है। अब अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए जलीय जीवन में अस्तित्व को कठिन बना देती है। सभी वर्षा अम्लीय होती हैं, जैसे कि बारिश हुआ उसमें CO2 कार्बन में, सबको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और जल बारिश हो रहा है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? कार्बनिक अम्ल बनेगा। और कार्बनिक अम्ल क्या बहुत दुर्बल है, लेकिन ज़्यादा अम्लीय वर्षा कौन होगा? जैसे कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया हो, इसमें SO3 मिल गया हो, NO2 मिल गया हो, ये कहलाएंगे। आपको सारणी 2.2 बोला गया है, सारणी 2.2 करा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का पीएच मान किस में कार्य करता है? तो 7 पॉइंट से। अब देखो बच्चा जी, मैं आपको बोलता हूँ, ये देखो हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में इतना बार पूछा गया है, इसका हिसाब नहीं है। इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे हाईलाइटर से। अब बच्चा जी देखो, तुम लोग समझते हो ना सिर्फ नोट्स नहीं बच्चा जी, इसके अलावा आपको अपने NCERT को जरूर पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, अब जाके पढ़ो, आपका साइंस बहुत समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ बात भी लिखा है, अम्लीय वर्षा तो ही क्या 5.6 अम्लीय वर्षा कहलाता है। यहाँ पर एक बात लिखा है, दूसरों ग्रहों में अम्ल पदार्थ हैं। कहता शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के छोटे छोटे से और पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जीवन, इस ग्रह पर जीवन संभव है? एक शुक्र ग्रह है, इसको आप अपने नोट्स में याद रखेंगे इसको। चलो हो गया। यदि क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि मुंह का पीएच मान इससे नीचे जाने लगता है तो इनेमल छत बिछत होने लगता है। तो ऑप्शन सी 5.5 से नीचे जाएगा तो अपना दांत जो कैल्शियम फॉस्फेट तो खराब होने लगता है। कोई भी नहीं लालटी उसको क्लियर कर दिया। ये सब क्वेश्चन भी रहने था, चाहे कर लो ये ऑब्जेक्टिव कर लो। उदासीन बिल्डिंग का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम हुआ तो अम्लीय, 7 से अधिक जाओगे तो क्षारीय। बहुत ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव चलो हम बाद में देख लेंगे। आज आपको पढ़ाना है लवण के बारे में पढ़ाना है। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी, आज का टॉपिक अपना सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्ट। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया, तब टॉपिक बच गया अपना सॉल्ट। सॉल्ट क्या है बच्चा जी? लवण क्या होता है? एक आयनिक यौगिक होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होते हैं। जैसे आपको देख लो ना, लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड को देखो, इसमें सोडियम क्या है? कैटायन, प्लस क्लोरीन क्या है? एनायन है। तो जिसमें कैटायन एनायन दोनों हो क्या कहलाते हैं? सॉल्ट कहलाते हैं। बच्चा ये सॉल्ट जो होते हैं ना, ये सॉल्ट भी जो होते हैं, लवण भी जो होते हैं, ये अम्लीय लवण भी हो सकते हैं और क्षारीय लवण भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो लवण जो होते हैं परवल, और इसमें न्यूट्रल लवण कौन कहलाएगा? तो देखो परवल अम्ल और परवल क्षार मिलके बनाएंगे लवण और जल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दोनों मिलके बनाएंगे लवण और जल। और ये कैसा होगा? उदासीन होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। पूरा दोनों का जो भी गुण था न्यूट्रल हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन हम अम्लीय लवण कब बोलेंगे? तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, परवल अम्ल हो, लेकिन दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करे। जब परवल अम्ल दुर्बल क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बनेगा ना, वो अम्लीय लवण जो होगा, वो जो लवण होगा वो अम्लीय लवण होगा, जिसमें परवल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो। यहाँ लिख दूँ क्या हिंदी में? परवल अम्ल और दुर्बल क्षार।
तो देखो क्षार अम्ल है तो बिल्कुल लवण तो बनेगा, लेकिन ये लवण एसिडिक होगा। अब बेसिक कब होगा सर जी? तो देखो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। क्षारक बोल दो, दुर्बल क्षारक होगा तो ये कहेगा क्षारीय लवण। अब बच्चा जी यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। क्वेश्चन क्या तुम बता पाओगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो ऊपर हो गया, हाँ सर हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन दे दूँ कि अमोनियम क्लोराइड NH4, परीक्षा पेपर में कई बार सवाल आ गया है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या कैसा लवण है बता सकते हो तुम? ये कैसा है, इसका विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि क्या है, इसका पीएच सब कुछ बता सकते हो? चलो कैसे बताओगे, जबकि आपको इसमें एक हिंट्स दे दिया गया है। इसमें जो एक लवण है आपके NH4Cl, इसमें जो बेस यूज किया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ इसमें एसिड कौन सा यूज हुआ होगा, पहले तो ये बताओ कि इसमें एसिड, क्योंकि जो भी लवण बना है तो लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार से। तो क्षार पता है, इसमें अम्ल कौन होगा? इसमें ब्लैंक भरना है आपको, भरो तो क्या भर पाओगे? ट्राई करो इसको, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलो मेरे प्यारे बच्चे, ऑफलाइन के बच्चे तो मैं बिल्कुल कराऊंगा, मेरे ऑनलाइन के छात्र वीडियो को जरूर ट्राई किए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलो सर ट्राई करते हैं। हमको एक थ्योरी पता है कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। चलो सर एसिड गायब है सर, बेस दे दिया है, सॉल्ट पता है। अब इतना हमको बता दो बच्चा जी, ये जो NH4 है ये क्या होगा? हम पढ़े एक टॉपिक बच्चा जी, NH4 क्या है? अमोनियम, और ये धातु है, मेटल। हम पढ़े जो मेटल के साइड मेटल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ये बेस हो गया। और ये क्लोरीन है। अब तुम बताओ बच्चे जी, क्लोरीन जो आया होगा किस एसिड से आया होगा? क्लोरीन जो है किस एसिड से आया होगा? तो एसिड किसे कहते हैं सर? वो जो जल में घुलकर H+ आयन देगा। वैसे विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देंगे एसिड कहलाएंगे। तो क्लोरीन किस में H आयन देगा भाई? तो ये H में देगा तो HCl में देगा। ओ सर मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरीन जिस अम्ल में आएगा वो HCl होगा, क्योंकि हमको हाइड्रोजन चाहिए सर। ऐसे पकड़ लेंगे सर। अब ये कैसा लवण है, कैसे बताओगे? तो देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है। तुम बताओ प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर कैसा बनाएंगे? आहा सर ये तो अम्लीय लवण बनाएंगे। ये लवण होगा लेकिन ये अम्लीय होगा। क्या बात है सर, ये क्वेश्चन आप कर दो ना बच्चे जी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। ये टॉपिक सिखा दिया ना आपको, ऐसे ही पकड़ना है। इसको करो तो इस पर आपको क्षार ढूंढना है। अम्ल दे दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्षार कौन सा होगा? जल्दी करो। चलो बच्चे ने ट्राई किया, बहुत मुझे अच्छा लगा। ठीक है सर, SO4 किस अम्ल से आया हुआ था? H2SO4 से है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉपर है और हमको क्या चाहिए? क्षार चाहिए। अब तुम्हें बता बच्चा जी, कॉपर जो है इसमें क्षार होगा तो क्या OH आना चाहिए? तो OH लगा दो तो हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। कितना सिंपल आंसर था। तो यहाँ पर क्या भरोगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड। हो गया। अब ये कैसा होगा? तो यहाँ देखो, ये यहाँ भी कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल है, ये प्रबल अम्ल है, तो यहाँ भी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या टॉपिक आपको सिखाया गया था? जाकर देख लेना अपने मित्र लोग, काफ़ी चेक करो ना, चेक कर लो, मालूम चल जाएगा आपको। इधर आ जाओ, एक क्वेश्चन और कर लो। इस बार नाइट्रिक अम्ल है आपके पास HNO3। ट्राई करें बच्चा जी, ट्राई करें। चलो बच्चा मेरे बहुत अच्छे हैं। मैग्नीशियम है, हमको बेस पता करना है, तो मैग्नीशियम OH लगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये भी कोई बात है, ये भी कोई बात है। कैसा अम्ल है ये भैया? MgNO3 ट्वाइस, कैसे अम्ल है? तो ये उदासीन है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षारक होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, और ये उदासीन लवण बनेगा। इसका pH मान 7 के बराबर आएगा। कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे। साधारण नमक को हम बच्चे जी खाने वाला नमक के रूप में भी जानते हैं। इसको ओल्ड नोट से भी कराना है तो थोड़ा निकाल लेता हूँ। कॉमन सॉल्ट, चलो यहाँ से देख लो, कॉमन सॉल्ट के बारे में लिख लो। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जिसे हम खाने का नमक के रूप में जानते हैं। इसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड होता है सर। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है सर? NaCl होता है। इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। बाप रे बाप, सोडियम क्लोराइड का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। अब ये उपलब्ध कैसा होगा, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? चलो इसको ओल्ड से करना तो ओल्ड से ना करेंगे। चलो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे सर? तो ये पाए जाते हैं समुद्री जल में, खनिज जल में, और ये अंतर्देशीय झील में। आपके बुक में नहीं दिया है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ एक्स्ट्रा। समुद्री जल में आपको मिल जाएंगे,
समुद्री जल के लवण में घुले होते हैं जिनमें से हम अधिकांश सोडियम क्लोराइड होता है। यह समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। और एक होता है सेंधा नमक, अपने नाम सुना होगा सेंधा नमक, जिसे हम खनिज नमक बोलते हैं। ये साधारण नमक ठोस निक्षेप के रूप में पाया जाता है, तब बनता है जब समुद्र में सूख जाता है और पार्थिव अशुद्धि के रूप में यह ठोस बन जाता है। इसका रंग भूरा होता है। वे स्थान पर निक्षेप पाए जाते हैं जहाँ पर मंडी, जैसे हिमाचल में इसका मंडी वहाँ पर इसे पाया जाता है। और इसको निष्कासन कैसे करेंगे? अगर ये सतह पर होगा तो हम खोद कर निकाल लेंगे। अगर सतह के नीचे है तो इसको हम लोग वहाँ पाइप डालते हैं और उसको खोल करके पहले उसमें जल डाल लेता है। जल और रॉक क्या होंगे, आपस में घुल जाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। फिर उसको बाहर पानी खींच लिया जाएगा, फिर उसको वाष्पीकरण करके वहाँ से नमक प्राप्त कर लिया जाएगा। और इनलैंड लेक में अंतर्देशीय झील में भी पाया जाता है जो बड़ी मात्रा में नमक है वहाँ पर, जैसे कि राजस्थान में, भारत में संभार झील में और ग्रेट सॉल्ट में ये पाया जाता है। साधारण नमक का उपयोग, हम नमक का उपयोग दैनिक जीवन में खाना बनाने में तो कर ही करते हैं। आहार मतलब भोजन के रूप में खाना बनाने के में दैनिक जीवन के उपयोग में सामग्री जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अन्य के उत्पादन भी करते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। हो गया? चलो सर, कुछ ऑब्जेक्टिव ट्राई कर लो। सोडियम कार्बोनेट का एक क्षारीय लवण है, क्योंकि इसका लवण जो होता है क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक होता है। क्षार क्या है बच्चे जी? एल्कली क्या होते हैं? अरे भाई, वो क्षार जो जल में घुलकर, वो भस्म जो जल में घुल जाएँ, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षारक, इन भस्म जो जल में घुलते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल प्राकृतिक से पाया जाता है? भाई बिच्छू डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के पास किसके बीच में कार्य करता है? तो बताया था आपको 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। वर्षा जल को अम्लीय कब कहा जाता है? जब इसका पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है, तो सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो NaOH, ये क्या है? एक बताओ तो। एक दुर्बल क्षार है। क्या है ये? C0। हाँ, वही तो बोलो, प्रबल क्षारक है ये तो। कहते हैं विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड, इसमें से एक मिनरल एसिड, इसमें खनिज लवण कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल्फ्थालीन के विलयन में बदल जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? तो भाई देखो, पिंक कलर कर दिया हो ना तो गुलाबी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अरे कितना कलरफुल लिख दिए हैं भैया। और सोडा साधारण नाम है कि कास्टिक सोडा होता है, यानी साधारण मतलब प्रचलित, ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कास्टिक सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक होता है। क्या होता है ये? प्रबल क्षारक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। निर्माण इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड के ब्राइन जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा इसको तैयार किया था। इस विधि को हम लोग क्लोर क्षार, यानी इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया से भी बनाते हैं। कैसे होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया? देखो, इस मेरे पास ट्यूब है, ये पर थोड़ा लिख देंगे, ये रिएक्शन आप ध्यान दीजिएगा। चलो, और आप याद रखिएगा कैथोड पर कौन सा गैस जमा होती है और एनोड पर। तो कैथोड बोलते हैं किसको? हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या जमा हुआ? क्लोरीन। ये भी आपको याद रखना है। कैसे? देखो, एक ट्यूब हो गया, इसमें देखो यहाँ पर ब्रोमाइन मतलब क्या होता है? NaCl, इसमें से हम लोग लवण इसमें से प्रवाहित करेंगे, उसको जलीय विलयन। अब यानी इसमें हम NaCl भेजें, इसमें क्या भेजें हम? NaCl। तो शुद्ध देखो इसमें आएगा ना, तो इसका Na अलग टूट जाएगा और इसका Cl अलग टूटेगा। और Cl आपको पता है बच्चे कहाँ है? ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पर, यानी क्लोरीन चला जाएगा एनोड पर। और सोडियम कहाँ चल जाएगा? कैथोड। सोडियम चल जाएगा कैथोड पर। और इसमें से हमको क्या निकालना था? हमको निकालना है बच्चा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। अब सोडियम हो गया है, यहाँ पर OH है, ये है। OH कैसे आया सर? OH कैसे आया यहाँ पर? आपको देखो, इसमें OH क्यों आया? क्योंकि ये जलीय विलयन है, और जल में क्या होता है? ये टूटेगा ना, जल जब भी टूटेगा तो OH और H में टूटता है। इसमें कुछ वाटर है कि नहीं है? देखो, इसमें क्या है? कुछ वाटर है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसमें कुछ वाटर है। वाटर को हम क्या बोलते हैं? H2O। और H2O जब भी टूटेगा ना तो बच्चे जी, वो टूटेगा H+ आयन में, हाइड्रोजन+ आयन में, और प्लस OH- में, ऐसे ही।
तो ये देखो इसमें H प्लस आयन भी है, इसमें OH माइनस भी है। देखो इसमें H प्लस भी है, इसमें OH माइनस, तो सोडियम और OH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और ये हमको बनाना था। यहाँ पर एक झिल्ली लगी थी, मेरे झिल्ली, जिसके आर पर इधर कुछ आ गए, इधर जो जिसको जाना था चल गए। यहाँ पर 2 बैटरी भी इसमें जोड़ा गया टर्मिनल से। अब देखो इसमें ना एक ट्रिक क्या देखना है, कैथोड पर एनोड पर कौन जमा होता है। तो इसकी ट्रिक है, मैंने वर्ड बनाया पेनिक। पेनिक मतलब देखो एनोड, AN एनोड, एनोड पर पॉजिटिव, एनोड A से N एनोड, P से पेन पे पॉजिटिव। यानी एनोड क्या होता है धनात्मक, एनोड क्या होता है बच्चे जी पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है नेगेटिव। और नेगेटिव पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखिएगा नेगेटिव कौन जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा और पॉजिटिव पर क्लोरीन आएगा। क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपने पढ़ा होगा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव क्लोरीन होता है, तो इस पर क्लोरीन चलाता है Cl2, और इस पर रहता है हाइड्रोजन। कैथोड पर नेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन होता है। अब से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देख लीजिए, साबुन के डिटर्जेंट बनाने में, धातुओं को क्रिस्टलाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। चलो ये हो गया। आपको मैं दोनों टॉपिक से कुछ करा रहा हूँ, क्लोर क्षार प्रक्रिया से। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अभी आपने क्लोर क्षार प्रक्रिया देखा, क्या था क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा था, एनोड पर क्लोरीन गैस हो रही थी। कैथोड के नज़दीक क्या था, NOH हाइड्रोक्साइड था। अब इनका यूज देख लो, हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ होता है, रॉकेट के ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, यानी वनस्पति तेल बनाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। खाद के लिए यानी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरीन गैस का उपयोग देख लो, वो तो हाइड्रोजन का हो गया, ये क्लोरीन गैस का यूज दिया है जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, PVC में, रोगनाशक में, CFCS में यानी कीटनाशक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। CFCS में और कीटनाशक में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं करने तो हो गया, तो हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है अपने लिए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में बने उत्पाद का महत्वपूर्ण उत्पादों की सूची बनाएं और प्रत्येक का एक महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या क्या बना था, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सब हो गया। एक उपयोग बताया, तो हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में, क्लोरीन का जलीय स्वच्छता के रूप में, और NaOH धातु से ग्रीस हटाने के रूप में। हो गया, एक क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है टॉपिक से। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आया है। एक क्वेश्चन लिख लो कि आयोडीन युक्त नमक क्या है और इसका उपयोग क्यों कहते हैं। जब साधारण नमक में NaCl में या तो उसमें सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो इसका उपयोग, इस नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। ठीक है। और आयोडीन की कमी से बच्चे कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसके कारण घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है। गर्भवती महिला को आयोडीन की कमी से उत्पन्न संतान जो होता है उस दिमागी से बहुत कमजोर होता है। जब माँ गर्भवती है तो उस माँ को नमक में आयोडीन वाला नमक जरूर खिलाना चाहिए ताकि बच्चों का मानसिक बहुत तेज रहे दिमाग से। हो गया। अब टॉपिक क्या है अपना, चलो अब टॉपिक शुरू होगा अपना बेरेंजक चूर्ण के बारे में। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछते थे ब्लीचिंग, इसका साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर है, बेरेंजक चूर्ण है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसे बेरेंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो क्लोर क्षार से जो उत्पाद क्या उत्पन्न हुआ था, हमको क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई थी, उसी पर क्लोरीन गैस पर बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना मतलब अच्छा जी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना के साथ। यानी जब बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमारा क्या बन जाता है, बेरेंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। हो गया सर, इसका उपयोग लिखवाना है आपको। रिएक्शन हो गया, उपयोग ब्लीचिंग बेरेंजक चूर्ण का उपयोग आपको पुराने नोट से लिखवा देता हूँ, लिख लो ये सब यहाँ तक।
ये मत लिख लेना। 1 2 3 3 अपना एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें भी दिया है सब बच्चा जी, वहाँ से भी हम लोग लिखवाए हैं, कि हम लोग दूर से नहीं लाए हैं क्वेश्चन। अब हो गया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आया हुआ है कि बेकिंग सोडा और सोडा वाश में थोड़ा अंदर समझ लो। तो देखो बेकिंग सोडा का साधारण नाम बेकिंग सोडा और साधारण नाम सोडा एस, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3 और इसका है सोडियम। हो गया, फार्मूला देख लो दोनों का हो गया। बनाने की प्रक्रिया, इसको सॉल्व प्रक्रिया से बनाता है, इसको भी सॉल्व प्रक्रिया से बनाता है। सर सॉल्व प्रक्रिया क्या है? सॉल्व प्रक्रिया का मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन इसको हम पढ़ना चाहते हैं, तो इसको मैं अगले एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम शॉर्ट वीडियो में ही बना देंगे। 1 मिनट का वीडियो जो शॉर्ट वीडियो आता है ना, उसी में हम इसको ये प्रक्रिया समझा देंगे। सॉल्व प्रक्रिया क्या होता है? सॉल्व प्रक्रिया आपको मैं थोड़ा दिखा सकता हूँ, मेरे पास नोट्स में है। सॉल्व प्रक्रिया को हम समझा देंगे कभी, सॉल्व प्रक्रिया क्या होती है। देखो ये है सॉल्व प्रक्रिया, अमोनियम सोडा प्रक्रिया बोलते हैं, सॉल्व प्रक्रिया बोलते हैं। इसी से हम बच्चे दोनों को बनाते हैं। तो इसको हम कभी आपको समझाएंगे, 2 मिनट समय लग जाएगा, 1 मिनट, इसको हम शॉर्ट वीडियो में समझा देंगे। इसको मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके लिए। चलो ठीक है, पिछले साल पढ़ाया गया था। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा बच्चा जी, इसका बनाने की विधि, जब अमोनिया क्या लिख दिए हैं ये, जब अमोनिया पर संतृप्त सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन मतलब NaCl का जलीय विलयन को CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। देखो ये NaCl हो गया जल, और CO2 और इसके साथ अमोनिया को मिलाता है, तो हमारे पास इसमें अमोनियम क्लोराइड तो बनता है, साथ में अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यानी अपना बेकिंग सोडा बन जाता है। और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, इनाम से कभी कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसका यूज, बेकिंग सोडा का यूज, धोने का सोडा हो गया प्लस, इसमें से लिखवा दूँगा किताब से। चलो यहाँ से लिखवाता हूँ, आपको लिखना है बच्चा जी यहाँ से। बेकिंग सोडा का उपयोग, पहला उपयोग लिख लो। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा, हल्के खाद यानी एसिड जैसे टार्ट्रिक अम्ल, नमी को सूखने में किया जाता है। इसे गर्म किया जाता है तो जल मिलाया जाता है, तो बेकिंग सोडा अम्ल के साथ साथ विक्रिया करके अम्ल और CO2 सोडियम लवण बनाता है। इसका उपयोग सोडा एसिड यानी अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग एंटी एसिड दवाओं में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा क्षारीय लवण है। एक क्वेश्चन है इस पर कि बेकिंग सोडा का अपघटन निम्नलिखित में किसके कारण कौन कौन लवण प्राप्त होता है? तो इसका अपघटन करेंगे तो हमको सोडा एस प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट का या सोडा के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? नाम बताइए। सी, तो सॉल्व प्रक्रिया है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो सी याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का ये क्या है? मिश्रण है। धोने का सोडा, अच्छा तो अभी हमको क्या पढ़ना है इसके आगे? चून छुपन कर देना है।
चलो अब अपना हेडिंग बनाइए धावन सोडा, धोबिया सोडा जिसे बोलते हैं। अब टॉपिक बनाइए अपना धावन सोडा। ये नया टॉपिक शुरू हो गया। देखो सब आपके एनसीईआरटी से कराना है। लास्ट अब हम लोग अब लगभग बच्चे अपना सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। धान ये अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं धोवन सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaTCO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया NaTCO3 इंटू 10H2O। केमिकल फार्मूला था, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब इसमें 10H2O लगा है इसलिए। हो गया। और प्रॉपर्टी बनाने का इसका देख लो, सॉरी प्रिपेयर बनाने इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो बेकिंग सोडा यानी NaCO3 को विघटित करके सोडियम कार्बोनेट देता है और इसको हम लोग पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। यह क्षारीय लवण होता है। फार्मूला आपके यहाँ सामने लिखा है। कैसे बना है? Na2CO3 10H2O। इसको तो डिकम्पोजिशन करने पर ये बन जाता है अपना Na2CO3 इंटू 10H2O। हो गया। क्रिस्टलीकरण, ये भी एक लिखेंगे आप, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ये जल का क्रिस्टलीकरण का जल बोलो या जल का क्रिस्टलीकरण बोलो। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? जल के अणुओं में निश्चित संख्या को 100 इकाई लवण से जुड़ी होती है और लवण को क्रिस्टलीय बनाती है, तो क्रिस्टलीकरण का जल कहलाती है। हो गया। अब देखो धोने का सोडा हो गया। धोने के सोडा का यूज भी पढ़ लो। हो गया। यूज या आपको प्रयोग याद रखने हैं, पेपर में आ जाते हैं। और इसका यूज दिया है अस्थायी कठोरता को हटाने में। जहाँ पर जल की कठोरता को हम उबाल कर नहीं हटा सकते वहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी कठोरता को हटाने में जिसे जल का उबालने पर हटाया जा सकता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब अपना टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चा जी देखो, इसे पेरिस में खोजा गया था तथा सर्वप्रथम इसका प्रयोग भी किया गया था। केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा CaSO4, मैं किसका बता रहा हूँ? POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बता रहा हूँ। CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसको बोलते हैं CaSO4 इंटू H2O। ठीक है। देखो ये बनता कैसे है? मान लो कि हाफ H2O क्या होता है, जैसे CaSO4 हो गया, इसमें H2O है और इसमें CaSO4, तो CaSO4 दो बार आएगा, 2 CaSO4 होंगे, उसमें एक बार जल होगा, इसीलिए बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये 2 से इधर गुना हो जाएगा, तो इसको 2 इसमें कॉपर सल्फेट होंगे और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक हो, एक जल का इसमें मोलक्यूल होंगे। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर या हेमीहाइड्रेट नहीं रहेगा तो अर्धहाइड्रेट रहेगा। क्या रहेगा? अर्धहाइड्रेट। सारा टर्म इसलिए जोड़ता हूँ तो कोई बच्चा ये ना बोले सर कि मेरा क्वेश्चन छूट गया। तैयार विधि, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर पर गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर पेरिस बनाने वाले क्रिस्टलीकरण को अपने 1/4 जल को त्याग करके कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसको? जिप्सम को। तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा, इसको भी याद रखिएगा। किसका फार्मूला है? जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है। उसमें इसे थोड़ा सा उसको जल खत्म होना चाहिए, आधा जल। ठीक है, बहुत परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में खूब बताइए। और इसके जिसे हम प्लास्टर पेरिस या POP के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रेट, इसको हीट किया गया इतने के ऊपर, इसका थोड़ा सा जल क्या है, निर्जलीकरण हो गया और ये बन गया हाफ H2O। इसमें ये जल जो होता है 75% होते हैं और ये वाला जो जल होता है 25% होता है। तो जिप्सम से किसको प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर पेरिस को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है आपको भाई
कि डेड ब्रंट प्लास्टर क्या होता है, मृत जला हुआ प्लास्टर क्या होता है। तो जब कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर देंगे तो ये बनेगा बच्चे, ये क्या होगा, इसमें देखो निर्जल कैल्शियम सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। अब स्लेटिंग ऑफ पीओपी क्या है, जब प्लास्टर पेरिस को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, तो ये पुनः हाइड्रेट होकर कठोर द्रव्यमान अर्थात जिप्सम बना लेता है। ये फिर से जिप्सम वापस बन जाता है। इसका यूज देख लीजिए, प्लास्टर पेरिस का यूज परीक्षा में खूब आता है। ये वाला बहुत पूछेगा, टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने में किसका इस्तेमाल होता है, तो बताइएगा प्लास्टर पेरिस का इस्तेमाल होता है। ये तो क्वेश्चन करा दिया, ये तो क्वेश्चन हो गया है, 2 बार हो गया है। अब शुरू होगा बच्चा जी अपना एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। देखो धोने का सोडा पढ़ लिया हमने प्लास्टर पेरिस पढ़ लिया पूरा तो इसको भी आप एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिएगा। ये क्रिस्टलन का जलन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके पूरे एक्टिविटी को। एक्टिविटी से क्या होता है सर, जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है ना एनसीईआरटी, कहाँ से आता है, बहुत सारे इसके एक्टिविटी से आते हैं। तो हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। अब एनसीईआरटी अपना खोल लीजिएगा। पहला ये होगा अपना 2.1, कहता कि विज्ञान की प्रयोगशाला में, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से आप लोग। इसमें बहुत सारे अम्ल दिए गए हैं। कहता कि नीचे देखिए प्रत्येक विलयन में 1 बूंद डालिए और देखिए कि लाल लिटमस, नीला लिटमस और फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज के साथ साथ सब विलयन का परीक्षण करना है। तो चलो सबको ये जल्दी से पढ़ लीजिए आप। क्रिया एक्टिविटी 2.1 हो गया, बच्चे ने देख लिया। इसलिए मैं दिखा दिया कि बहुत सारे बच्चे बुक लेके में नहीं बैठते हैं। तो चलो एक्टिविटी 1 में क्या था, मेरे पास HCl था, ये थे, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चा, ये अम्ल हैं। और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दुर्बल एसिड है, फिर भी एसिड हो गए। और ये सब क्या थे, क्षार थे। यानी जितना हमको एक्टिविटी में सूची में दिया गया उसमें या तो अम्ल है या तो क्षार है। और हमारे पास सूचना करने के लिए 4 चीज़ दिया है। लाल लिटमस बोला जाँच करो, नीला लिटमस विलयन में जाँच करो, फिनोल्फ्थालीन के विलयन में जाँच करो और मिथाइल ऑरेंज के विलयन में जाँच करो। सब कोई जानते हैं बच्चा जी कि लाल लिटमस जो होता है अनीला। तो देखो अम्ल जो होता है किसको करेगा, नीला को लाल करेगा। तो नीला लिटमस को लाल कौन कर दिया, अम्ल था। अम्ल में कौन कौन था, अपने Cl2 HNO3 CH3 COH ये सब था। और क्षार को नहीं कर पाएगा, फिनोल्फ्थालीन को नहीं चेंज कर पाएगा। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का विलयन जो होता है, ये याद रखना है आपको, मिथाइल ऑरेंज का जो विलयन होता है अम्ल में लाल होता है, क्षार में पीला होता है। फिनोल्फ्थालीन जो होती है अम्ल में नो चेंज, क्षार में गुलाबी होता है। नीला लिटमस लाल जब अम्ल में डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा, और नीला लिटमस क्षार में डालेंगे तो नीला का नीला ही रहेगा, नो चेंज। लाल लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो नो चेंज, और लाल लिटमस क्षार में डालेंगे तो क्षार किसको बोलते हैं, BRB। बेस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, BRB। बस कितना सर कलरफुल बच्चों के लिए डायग्राम इस्तेमाल किया गया ताकि बच्चों को पढ़ने मन लग जाए। अब यहाँ पर सबको यहाँ पर सारणी में भर दीजिएगा। सारणी तो बना दिया ना आपको, इसी सारणी में डाल दीजिएगा कि क्या क्या हुआ। अब एक्टिविटी 2.2 पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। सर लिखना है नहीं, सिर्फ आप क्रिया 2.2 लिख दीजिए। आपका एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं होगा तो देखेंगे, मेरे पास तो जितने बच्चे पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। बाकी आप समझिए बच्चे, नहीं तो आपको तो लिखना ही चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन कहाँ से लाओगे बार बार, तो लिख लेना। हमारे बच्चे नहीं लिखेंगे। चलो, हमसे बोला गया था मेरे पास प्याज है, वेनीला है और लौंग का तेल है, एसिड डालेंगे। एसिड डालने के लिए बोला गया था, तो एसिड डालेंगे तो उसका जो गंध है बरकरार रहेगा। वेनिला में भी एसिड डालेंगे तो उसका गंध बरकरार रहेगा। लौंग का तेल में उसका रंग गंध बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे क्षार डालेंगे, बेसिक अम्ल में क्या बोला गया था, एसिड डालने के लिए बोला गया था। क्षार में NaOH बोला गया था, तो गंध गायब हो जाएगा, गंध गायब हो जाएगा, गंध गायब हो जाएगा। क्या बात है सर। एक्टिविटी 2.3 पढ़ लिया। थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास समय कम है बच्चा जी, और मैं इस लेक्चर को आज ही चाहता हूँ ख़त्म हो जाए, और चाहता नहीं हूँ, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा मुझे आज, क्योंकि बच्चे 15 एक्टिविटी है तो थोड़ा तेज़ी में चलना पड़ेगा। 2.3 क्या क्या पूछेगा आपसे, प्रत्येक किस्म के परीक्षण समान था। आपको पहले बोला कि HCl HNO3 और इसके बीच में क्रियाकलाप करना है, और जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास के बुलबुले के पास ले जाना है तो क्या होगा। तो बुलबुल का डायग्राम से भी देखोगे तो थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। बुलबुले को ले जाएगा तो यहाँ पर पॉपअप साउंड, यानी जलेगा तो यानी हाइड्रोजन गैस है वहाँ पर। तो हुआ कैसे, पहले इसको देखा जाए।
एक्टिविटी 2.3 देखो, पहले तो एसिड, और आपको पता है कि एसिड और मेटल जो अम्ल जो होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बोला गया था, जिंक बोला गया था दाना डालने के लिए, तो जिंक सल्फेट बनने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जिंक HCl ले लो तो भी आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस को पता है कि उसके बाद जब ले जाएगा, मोमबत्ती ले जाओगे तो क्या होगा, वो साउंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बुलबुला क्या था, तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला था। बहुत, ये जितने ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आप इजीली आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने एक्टिविटी कर ली है पहले से। 2.4 कहते हैं प्रखनली में जिंक की कुछ दानेदार टुकड़ी रखिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की घोल मिलाइए और उससे गर्म कीजिए और देखिए क्या होता है, उसका परीक्षण कीजिए। तो पहले तो भाई 2.4 हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक में रिएक्शन कराना है, तो ये प्रबल क्षार होता है। तो यहाँ बनेगा जिंक कार्बोनेट, क्या बनेगा, सोडियम जिंक कार्बोनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि कोई भी क्षार धातु से बिगड़ेगा कि ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब 2.5 देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, इस टाइप के सवाल। यहाँ पर बोला कि आपको AB2 प्रखनल लेना है, दोनों टिश्यू में आपको चेक करना है। एक बार आपको डालना है इसमें सोडियम कार्बोनेट लीजिए और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए और इसमें HCl डाल के देखिए क्या होता है। चलो, तो ये एक्टिविटी अपना 2.5 है। 2 लिया, एक में लिया सोडियम कार्बोनेट, एक में लिया सोडियम, इसको सोडा एस बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन, इसको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसे सोडियम एस, सोडा एस। चलो, इसमें डाइल्यूट HCl डाला, इसमें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट मतलब तनु, DIL डाइल्यूट, तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों में डाला गया, ट्यूब में, दोनों ट्यूब में डाला गया। और ए में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है और एक में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ए का रिएक्शन और बी का रिएक्शन चेक करते हैं। ए में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जल और लॉन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और यहाँ भी सोडियम क्लोराइड और दोनों में लगभग CO2 गैस निकलेगा। और यहाँ पर एक अवक्षय प्राप्त बोला गया था बाद में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें प्रवाहित करो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब CO2 प्रवाहित करेंगे तो याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो जब बुझे हुए चूना पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बच्चा जी इसका कलर जो होता है दूधिया हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो पूछेगा कि चूने के पानी को दूधिया बना दिया है, कौन सा गैस हो सकता है, तो याद रखिएगा CO2 गैस जो होता है चूने के पानी को दूधिया बना देता है, सफ़ेद कर देगा, वाइट। 2.6 कहता प्रखनली में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल लीजिए, 2 बूंद उसमें फिनोल्फथालीन डालिए, क्या होता है बताइए। और बिलिंग का रंग किया था, आपने क्या क्या नोट किया, इसको थोड़ा पढ़ लो जल्दी बच्चा जी, मैं इसका सोल्यूशन आपको करा देता हूँ। देखो, पहले तो जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पर फिनोल्फथालीन पीएच जब भी लिखा हूँ तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ये क्या क्षार है। और बताया गया था फिनोल्फथालीन में जब क्षार डालोगे तो उसका कलर क्या होगा, गुलाबी हो जाएगा, बहुत तो पहले पढ़ाया हूँ। और इसमें एसिड डाला तो फिर में एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि जैसे इसमें आप क्षार डाले थे और क्षार में अम्ल प्रबल अम्ल डालोगे तो ये उदासीन अभिक्रिया होगा और ये कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये कलर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब 2.7 एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की मात्रा लेना है, हिलाते हुए उसमें थोड़ी थोड़ी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है, विलयन के रंग पर ध्यान देना है और ऑक्साइड का क्या हुआ आपसे पूछा गया है। तो चलो, पहले इसमें हम HCl डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू नीला, यानी हल्का नीला हरा रहेगा थोड़ा सा। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखना है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। परीक्षा में कई बार आ गया है। आपको एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ। आपको रंग कर लेके बार बार रोते रहते हैं बच्चे कि रंग याद नहीं हो रहा है, किसके कलर क्या होगा उसका। तो देखो, कोई भी लौन बनता है ना, उसमें कटायन एक एनायन होता है, सब जानते हैं। और कटायन आयन जो होता है दो प्रकार, कटायन और एनायन। तो कटायन में देखो, सामान्य तो सभी रंगहीन होते हैं, जितने कटायन होंगे धनायन सभी कलरलेस होते हैं, उसमें रंग नहीं होता है। वैसे भी एनायन में रंग नहीं होता है, लेकिन कुछ में अपवाद है। अपवाद में क्या है, जैसे आपको याद रखना है, फिर Fe2 पॉजिटिव ग्रीन कलर का होता है, Fe3 येलो कलर का होता है, Cu2 ब्लू कलर का होता है। वैसे ही नॉन मेटल में
एनायन में MnO4 इन मैग्नेट परमैग्नेट गुलाबी कलर का होता है। Cr2 डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। CrO7 येलो कलर का होता है। तो ये कलर ये अपवाद हैं, बाकी में रंग नहीं होता है। जैसे अभी चलो एक सवाल करते हैं, FeSO4 रंग कैसा होगा, CuSO4 रंग कैसा होगा, CuSO2 रंग कैसा होगा, FeCl3 रंग कैसा होगा। फेरस 2 चार्ज, सल्फेट में कोई चार्ज नहीं होता, रंग नहीं होता है। लेकिन ये तो था कैसा, फेरस ग्रीन था, तो ये कलर भी क्या होगा, ग्रीन आएगा। कॉपर टू ब्लू कलर का था, तो ये भी रंग क्या है, ब्लू आएगा, नीला आएगा। आयरन थ्री क्या था, ब्लू था, आयरन 3 येलो था। और जब इसके क्लोरीन से ये बनेगा तो क्लोरीन का कोई रंग नहीं बताया गया, सिर्फ कलर इन पर थोड़ा ध्यान देना, 3 इधर, बाकी में कलर नहीं होते हैं। तो आप इजीली इसे रंग बता सकते हैं। तो सिखा देना नया कंसेप्ट। कैसा लगा बच्चा जी, बताइए ज़रूर। 2.9 चलो यहाँ भी बताया गया है, आपको थोड़ा पढ़ लीजिए जल्दी से। इसको हम करा देते हैं 2.8। अच्छा 2.8 हो, देखो 2.8 क्लियर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, इंपॉर्टेंट है। इसको लिंक करा दिया हूँ क्लास में, इसको मैं लेक्चर में करा दिया हूँ, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। 2.9 में करा रहा हूँ। तो 2.9 में देखो क्या है, देखो 2 नोट्स में से हो गया है पहले से। NaCl और इसको बोला गया था, तो क्या बनाएगा, देखो सोडियम क्लोराइड लवण है और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करना है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगा। बोला गया था कि लिटमस पेपर ले जाओ, क्या रंग में कोई परिवर्तन आएगा। तो देखो सूखा लिटमस ले जाएंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन गील नम या नम नीला लिटमस ले जाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो हाइड्रोक्लोरिक गैस निकला है, जो हाइड्रोक्लोराइड गैस निकला है, उसके संपर्क में आते ही, अगर नमी है ये इसमें से पानी है, और अम्ल अपना अम्लीयता गुण कब दिखाता है, पानी में। अम्ल अपना अम्लीयता गुण कब दिखाता है, पानी में। अब वहाँ पर उसका रंग बदल देंगे। टू 2.10 बोला गया कि आपको 1 ml इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल का लेना है और धीरे धीरे घुमाइए। अब बीके आसपास में देखिए क्या होता है। देखो तनु अम्ल, इसमें जल डालेंगे, तो जल डालेंगे जब भी तनु करण करते हैं ना बच्चे जी, तो तनुकरण जो होता है वो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो उसको बोला बीकर छू के देखो तो गर्म हो जाएगा। तब बीकर क्या होगा, बीकर का आधार क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और ये क्या है, कैसा रिएक्शन पूछा था, कैसा रिएक्शन है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। पूछा है कि यह प्रक्रिया उसमें क्षेपी है कि उष्मा शोषी, तो यह उसमें क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी नहीं है। ये सब क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत करो। पहले एक्टिविटी खत्म हो जाने तो 2.1 11 तो हो गया है, 1 हो गया है। 2.22 इसको खुद से आप कर लीजिएगा, मिट्टी उट्टी वाला है, कर लेना है। और 2.13 कुछ लवण का सूत्र नीचे दिया गया है, इसको लिखना है और आपको बताना है कि इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है। बहुत ईजिली हम बता पाएंगे। मैं थोड़ा आपका दिमाग खाऊंगा कि बच्चे बता पाते हैं कि नहीं। चलो अब बताओ बच्चा जी, सबका सूत्र में देखो, अपने एक्टिविटी क्या 2.13 लिख लिया आपने। मैं इसे थोड़ा आंसर ढक रहा हूँ, थोड़ा आपका दिमाग टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास एक सॉल्ट है K2SO4 सॉल्ट है, इतना ये सब सारे सॉल्ट है, सारे लवण है। अब बताओ इसमें अम्ल कौन होगा और इसमें क्षार कौन होगा। कौन अम्ल और कौन क्षार मिलकर बनाए हैं K2SO4, जल्दी बताओ। SO4 देखते बच्चे बस समझ गए, सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। H2SO4 अम्ल कौन सा होगा, K है, तो K क्षार कौन होगा, क्षार में बच्चे हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल होगा इसमें। ओ सर क्या बच्चे बहुत शानदार निकले। इसका ट्राई करो तो Na2SO4 में, तो इसमें देखो H2SO4 तो होगा ही होगा एसिड, और बेस क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे सर अब बाकी इसको जल्दी कर लो तो ढक के, इसका सब एसिड और बेस लिखो। इसमें एसिड बेस कौन है, एसिड बेस कौन है, लिख लिया बच्चों ने। मैच कीजिए, हो गया। चलो इस तरह सब एक्टिविटी खत्म होता है। देखो 14 और 15 अपने खुद से देख ली, 2.14 और 2.15 खुद से कर लेना। छोटे मोटे रिएक्शन ये है, तो मैं दिखाया था स्क्रीन पर। ये 14 है और ये 15 है, ठीक है। चलो ये खुद से कर लीजिएगा 2 वाला। चलो अब मैं बोला हूँ थोड़ा आपको कुछ पहले क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, बाद में इसके हम आंसर क्वेश्चन बुक वाला कराएंगे। 37 चलो
अब यहाँ से प्रश्न देखो, यहाँ से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि अब केवल इंटेक्स वाला सवाल शुरू हो गया। हम किसी बच्चे को मौका ही नहीं देते हैं, कोई बच्चा कुछ बोलेगा मुझे। चलो, आपसे क्या पूछा गया? आपको 3 प्रश्न लिए, ये सवाल है आपका। आंसर खुद से कर सकते थे बच्चा जी, लेकिन अब आज सॉल्यूशन हम दिखा रहे, धराधर आप सॉल्यूशन ये नोट कीजिए और हमारा पीछा छोड़िए, चैप्टर को रिवीजन कीजिए, ख़त्म कहानी। देखो सॉल्यूशन है, एक्टिविटी टाइप के सवाल है, बिल्कुल आसानी से लिख लोगे। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे या दही पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? जहरीला हो जाएगा बच्चा जी, हो जाएगा जहरीला। हो गया सवाल। उसी का दूसरा सवाल लिखो। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चा जी, थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्योंकि पीतल तांबे में तांबा जो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा धातु है, दही के साथ अन्य खट्टे पदार्थ मिलकर लैक्टिक एसिड होता है। जो दही में लैक्टिक एसिड होता है जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाते हैं, जो हमारे लिए सेहत के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, धातु के साथ जल की अभिक्रिया के साथ सामान्यतः कौन कौन सी गैस निकलती है? अरे भाई हाइड्रोजन गैस निकलेगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सामान्यतः एक ही गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कुछ एग्जाम्पल बोला है तो देख लो। ZnHCl पर हम डालेंगे। चलो यहाँ पर तनु, तो कौन सा गैस निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। और क्या पूछे हैं? अब इतना ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ये छोड़ दो, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देना। क्या पूछा था साल में? कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। चलो समझाने के लिए बोला तो लिखते हैं। एक दानेदार जिंक का टुकड़ा लीजिए, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए और माचिस की तीली प्रखनली के मुंह के पास ले जाइए। तो देखना जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो उसमें जले तो पॉपअप साउंड निकलेगा, पॉपअप साउंड यानी जलेगा तो उसका आवाज़ आएगा। तो भले समझा दिएगा, बोला था समझा दो। कोई धातु ए है। अब सवाल नंबर 3 इसका, पेज नंबर 24 का सवाल नंबर 3। चलो सवाल नंबर 3 का आंसर आपके सामने है। सबके सूत्र भी बोला, सबके रासायनिक समीकरण भी लिखने के लिए बोला था। सबके रासायनिक चलो ये कुछ सूत्र दिए हम आपको लिखे। देखो केमिकल में बच्चे, मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। ये फार्मूला याद रखना, परीक्षा में खूब आता है तो थोड़ा इसको ऊपर याद रखना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन फिर आते हैं। HCl HNO3 के जलीय विलयन में आदि अम्लीय जो अम्ल हैं जलीय विलयन में अपने लक्षण क्यों दिखाते हैं? अम्ल अपना अम्लीयता गुण कब दिखाते हैं? जल में क्यों? बिना जल में क्यों नहीं? क्योंकि जल में बच्चे देखो उसमें हाइड्रोजन आयन निकलना चाहिए, H+ आयन निकलना चाहिए, और H+ आयन निकलने के लिए जल चाहिए, क्योंकि उसी में वो लोग अपना 3+ आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जबकि एल्कोहल कॉल नहीं करता है, लोग एल्कोहल कॉल नहीं कर सकता है, लोग सिर्फ अम्ल ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ सबसे वाला है, IMP है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालक क्यों करता है? क्योंकि उसमें आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसमें अम्ल जो है अपना अम्लीयता गुण कब दिखाते हैं? कल जल में ही दिखाते हैं, और उसमें उसका आयन नहीं टूट पाते हैं। तो भाई उसका आयन नहीं टूटेंगे तो भाई अपने जल नहीं, उसका कलर चेंज ही नहीं होगा। अम्ल को तनिकुरित समय 5 नंबर सवाल देखो 2023 में आया हुआ है। 2023 में सवाल आया है कि अम्ल को तनिकुरित समय हमें अनुशंसित करना चाहिए। अम्ल जल में अम्ल को मिलाए कि अम्ल में जल को मिलाए, इसको क्यों? 4 नंबर क्वेश्चन 2023 में आया हुआ सवाल है। अब NCERT के इंटेक्स से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे लोग झिलमिला देते हैं। हो गया चौथा। बच्चा जी आंसर में कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़ा दिया गया है सब कुछ। थोड़ा चाहते तो हम एक्सप्लेन कर लेते, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए कर रहा हूँ। अम्ल की जल में तो समय, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारा जितना आज हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी से वीडियो शुरू हुआ है,
आपका 1 घंटा के बाद जो वीडियो चालू हुआ है सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो अम्ल के जन्म विलयन में तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है और जैसे जल की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसमें प्रति आयतन में कमी होने लगती है और इसका मतलब अम्ल की अम्लीयता घट जाती है और क्षारीयता बढ़ने लगती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्वेश्चन पूछा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड के आयन में OH की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। जब हम क्षार मिलाते हैं तो उसकी वहाँ पर OH माइनस की सांद्रता को कैसे प्रभावित करती है। तो जब क्षार में हम लोग जो आयन होते हैं तथा NaOH की प्रबल क्षारक होता है जिसमें हम OH आयन की अधिकता होती है और इसकी हम जब मिलाते हैं तो विलयन में इसका आयतन बढ़ेगा और जब प्रति का आयतन बढ़ेगा तो भाई OH आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है और अधिक हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख लिया, आंसर आपके सामने है। कहता 25 डिग्री विलयन पर pH जो होता है 0 से 75 होता है, लेकिन उदासीन का इतना, सब वही लिख देना जो आपको पहले से पढ़ाया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कौन अधिक अम्ल है कौन अधिक अच्छा देखो, तो देखो ये वाला क्या होगा 7 है तो कहते विलयन ए में, कहते विलयन ए के pH मान 6 दिया है। देखो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये लोग ABC का विलयन, ए का pH मान 6 है, कहता कि ए का pH मान 6 है और बी का pH मान 8 है, किस विलयन का आयन ज़्यादा होगा, किसमें हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन अम्ल में ज़्यादा होता होगा, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है तो इसमें ज़्यादा होगा, ये वाला का ज़्यादा होगा, वो सही लिखा गया है। विलयन ए का जो है विलयन बी की तुलना में अधिक हाइड्रोजन आयन होंगे। अब उपरोक्त तर्क ये लागू हो रहा है कि ए का विलयन का pH मान 6 है जो कि अम्लीय होता है और बी का pH मान 8 है जो क्षारीय होता है। चलो पूछ रहा है कि H+ जो आयन होते हैं AQ मतलब जलीय विलयन में सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा सर जी, H++ थोड़ा ऊपर लिखना क्योंकि ये आयन है। तीन नंबर सवाल है क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, क्या क्षार वाला विलयन में होता है बच्चा जी, मैं आपको दिखाया था ना यहाँ पर, देखो क्षारीय विलयन है ना, यहाँ भी H+ आयन होते हैं, बहुत कम होता है लेकिन होता तो ज़रूर है। हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि H+ आयन की सांद्रता रखते हैं, लेकिन ये क्षारकीय माना जाता है क्योंकि इसमें OH की सांद्रता ज़्यादा होती है, H का कम होता है। कोई किसान खेत में मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करता है, और बुझा हुआ चूना और चौक कैल्शियम कार्बोनेट, कोई किसान अपने खेत में सब चूना डाल रहा है, क्यों डाल रहा है भाई, क्योंकि देखो ये सब जो होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है क्षार है, और ये भी क्या है CO, ये भी क्या है, सब क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, देखो धातु ऑक्साइड है क्षारीय होता है। और क्षार जो होता है यानी खेत में अम्ल बढ़ गया होगा तभी तो क्षार किसान डाल रहा है, किसान समझदार है। क्षार डालते ही क्या होगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर उदासीन हो जाएंगे। इसके लिए CaOCl का प्रचलित नाम क्या है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, बिरंजक चूर्ण इसका प्रचलित नाम होता है। आखिरी क्वेश्चन हम लोग आ गए यहाँ पर, हो गया ये। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन क्रिया करके बिरंजक चूर्ण बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बिरंजक चूर्ण बनता है। कठोर जल को मीठा करने में सोडियम के यौगिक, सवाल देख लो एक बार बुक पहले, 3 नंबर सवाल नोट हो गया था। चलो तो आंसर भी आपके सामने होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसका अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख दीजिए। 4 नंबर सवाल देखो। तो देखो सोडियम कार्बोनेट को आप जब गर्म करोगे बच्चा जी तो इसके लिए रिएक्शन बोला था, रिएक्शन लिख दिया अपने, तो सोडियम कार्बोनेट और ये प्राप्त हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन के प्लास्टर पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके समीकरण लिख दीजिए। 5 नंबर सवाल, तो 5 नंबर सवाल आपका हो गया ना बच्चे जी। चलो अब देखो नैको में क्या किया हूँ, थोड़ा इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव है, पहले तो उसको कर लीजिए। अब आपके चालू हो जाएंगे अभ्यास के सवाल, आपके चालू हो जाएंगे अभ्यास के सवाल। चलो कोई विलयन लाल इसमें नीला किया है संभवतः है,
अरे लाल को नीला किया तो क्षार होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 2 वाला देखो, एक आंसर, एक सवाल हो गया आपका, तो एक आंसर देख लो, BRB। बेस जो होता है रेड को ब्लू करता है, और बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 10 हो गया। 2 नंबर सवाल, कोई बिलियन में पिसे हुए कवच चूना के दूधिया कर देता है, कौन होगा, कौन सा अम्ल होगा? तो बच्चे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अब कोई पूछे का है ये, क्योंकि देखो जो दूध का उसका जो अंडे का छिलका होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। उसमें सील जब गैराज करो तो CaCl2 बनेगा, उसमें CO2 गैस निकलेगा, और CO2 गैस ही बच्चा जी चूने के पानी को दूधिया कर सकता है, उस बिलियन को दूधिया कर सकता है। 2 हो गया। 3 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को बिलियन को 8 ml, जो बिलियन है वो 8 ml को उदासीन करता है सील को। सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml है तो 8 ml सील को उदासीन कर पाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से 20 कर दिया, 10 का दुगुना कर दिया, तो इसका भी दुगुना कर दो, 16 कर देगा। ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा में आ जाता है। अपच में क्या इस्तेमाल करते हो? तो एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल देखो, अब लिखने वाला बनाने वाला सवाल आ गया, कहते हैं निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण लिखिए और बाद में इसको संतुलित भी कीजिए। चलो शब्द समीकरण लिखते हैं। 5 का ए लिखो, पहले एक एक करके लिखेंगे। पहले 5 का आप लोग ए नंबर नोट कीजिए। 5 का ए नंबर नोट हो गया। चलो तो 5 का ए नंबर का आंसर देखो, हम जानते हैं कि एसिड बेस मिल के सॉल्ट और लॉन बनाते हैं, तो ये था ये बन गया। बैलेंस करने के लिए बोला Zn1 हाइड्रोजन 2 सल्फर एक, ये तो बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। समत लिख देना, एक सिर्फ ये लिखना था आपको, ये वाला आंसर हो गया। चलो बी वाला देखो, पाँच का बी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है भाई? जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम से अभिक्रिया किया है तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम को एक बच्चे कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 तो 2 से गुना कर दिया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। 3 नंबर सवाल, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा मुझे तो समय बचाने के लिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? सी नंबर। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यानी H2SO4 हो गया, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा। बैलेंस करना है तो 3, इधर 3 से गुना किया हूँ तो इधर 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 में 6 हाइड्रोजन, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 6 हो गया, 3 से गुना कर दिया। एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 4 3 12, तो इधर मेरे पास ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12, बिल्कुल बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें का और आखिरी बैलेंस करने वाला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पर लौह चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? लौह रेतन मतलब लौह का रेत, लौह का बुरादा, लोहा का चूर्ण। 5 का डी, तो ये रिएक्शन हो गया, यहाँ पर बैलेंस कर दिया हूँ, ठीक है सर। तो इसका सब हो गया 5 का। चलो 6 नंबर सवाल करेंगे बवाल। कहता है एल्कोहल, ये तो क्वेश्चन करा दिया हूँ लेकिन फिर भी एक बार यहाँ करेंगे हम लोग। एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होता है लेकिन इसमें जल इसका वर्गीकरण हम लोग अम्ल की तरह नहीं करते हैं, क्यों? क्रियाकलाप बच्चे आपने देखा था जिसमें जब हम लोग बल्ब जल रहा तो बल्ब नहीं जल रहा था, आपको मैं क्वेश्चन कई बार क्लास में करा चुका हूँ, तो इसको सिर्फ लिख लीजिए। क्लास में इसको बहुत डिटेल में कई बार क्वेश्चन किया गया है। क्योंकि देखो इसमें इसके आयन नहीं होते हैं, ग्लूकोज और इसमें आयन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है कि इसमें आयन नहीं होता है, तो आयन नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो करेगा नहीं, उसमें कंडक्ट करेगा नहीं। आश्रित जल को जब विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? देखो आश्रित जल जो होता है बच्चा जी, जिसमें कोई सॉल्ट नहीं घुला होता है, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए उसमें या कोई यौगिक नहीं होता है इसमें। जबकि वर्षा जल में आश्रित, इसमें आप जानते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल होते हैं, इसीलिए बिजली उसमें फ्लो कर जाती है। इसलिए बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए, कभी कभी बैटरी में अपना पानी डालते रहिए। घर में इन्वर्टर है, बैटरी का पानी नहीं खरीदना है, बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए और काम करते रहिए। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में 8 नंबर क्वेश्चन भाई, जल की अनुपस्थिति में उसका अम्लीय व्यवहार इसलिए नहीं होता है, उसमें कोई आयन पृथक नहीं होता इसलिए। अब मैं क्वेश्चन यहीं पर लिख दिया हूँ तो आपको बुक नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा आप देखना चाहें तो एक बार
9 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, अब बता दो ना कौन क्या है, तो अब पीएच पढ़ ही लियो। देखो 4 क्या है, 7 से कम अम्ल होगा। 4 एक है तो बच्चे अम्ल होगा, सबसे प्रबल अम्ल होगा। 11 है तो क्षार होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 9 होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। बस यही लिख देना है। सब कैसे यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। 10 नंबर सवाल देखिए। तो परखनल ए में 23 से बुदबुदाहट होती है, क्योंकि इसमें HCl एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है और HCl अधिक तीव्रता से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। ताजे क्वेश्चन पूछा गया, ताजे दूध दही में हम पीएच मान को दही का में देखो, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, जब दही बनाने में इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता होगा। देखिए दूध जो होता है दही से अधिक अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान 6 से थोड़ा कम हो जाता होगा। ये ग्वाला जो है अपना ताज़ा दूध में पीएच मान को 6 से बढ़ा देता है। क्यों? बेकिंग सोडा डालता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा प्रकृति में क्षारीय होता है और ताज़ा दूध का पीएच मान क्षारीय होगा तो थोड़ा उसमें एल्कलाइन बदल जाएगा। बेकिंग सोडा मिलाने से दूध आसानी से ख़राब नहीं होता है, इसीलिए इतना पॉकेट वाला दूध में से मिलाया जाता है और बैक्टीरिया को मार देगा। इसमें दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? अब देखो, उसको तो दूध ग्वाला ने क्या किया, क्षारीय बना दिया है, और दूध दही क्या होता है, अम्लीय होता है, तो क्षार से अम्ल लाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वैसा दूध को जब दही जमाओगे ना तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। प्लास्टर पेरिस कदम को अद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? देखो, जब उसमें हवा लग जाएगा ना तो बच्चे जी आपको पता है कि उसमें जो जल की मात्रा है, जैसे इतना जल होना चाहिए, अब ये जल जैसे हटेगा तो जिप्सम बन जाएगा, कठोर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण। बहुत बार क्वेश्चन करा दिया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन होता है ना, धोने का सोडा। अच्छा, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का 2 उपयोग लिखें, तो इसको तो क्लास में करा दिया हूँ। नोट्स में से लिख लेना। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन भैया जी जब आएगा तो हमसे मत बोलना है। ये ग्लोबल लवन का भी पूछा गया परीक्षा में, ये फार्मूला होता है। कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको दे दिया हूँ लिख के एक साथ में, आप थोड़ा इसको याद रखिएगा, बाद में मत बोलना कि सर जी हम लोग को नहीं लिखवाए थे फार्मूला। 31 को दिया हूँ, जिसमें सब बहुत सारा जानते हैं। कुछ MCQ भी दिए हैं तो आप कर लीजिए, ऐसे तो बहुत सारा MCQ लेके आया ही हूँ। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है बच्चा जी। ऑब्जेक्टिव का है तो दिखा दे रहा हूँ, कर लीजिएगा। बैटरी का अम्ल में कौन होता है? बाबरे, खूब पूछा है परीक्षा में, बैटरी वाला अम्ल कौन है? तो H2SO4 होता है, ये वाला होता है। कंसंट्रेशन H2SO4। लौंग का तेल क्या होगा? तो लौंग का तेल भाई गंधीय सूचक होगा। कुछ क्वेश्चन था ना, हाँ वही है कि क्या होता है जब CO2 चूना जल से प्रवाहित किया जाता है, कम मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में, तो उसका आंसर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखे। भाई बहुत बार करा दिया हूँ। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है? तो भाई वही हाइड्रोजन गैस। सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। संश्लेषित पीतल तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखना चाहिए? भाई वो खराब हो जाता है। तनुकरण किसे कहते हैं? सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। अब बच्चा जी बोल रहे होंगे सर जी क्या छुटकारा मिल गया? मिल गया है, लेकिन एक बार MCQ में 80 क्वेश्चन खुद से करके लाया हूँ, ढूंढ ढांड के पेपर से। इसको आप करेंगे यहाँ से। अब मैं समय बचाने के लिए मैं जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ये आपका अभ्यास का वीडियो होगा, इसको सिर्फ अभ्यास, इसको नोट्स में लिखना है। जो भी ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत परिश्रम से क्वेश्चन को ढूंढा है, लिखा है। ढूंढना मेरा कम से कम 3-4 घंटा समय लगा है, क्योंकि 2022-24 से लेकर पेपर में ढूंढना शुरू किया हूँ, सबको लिखते गया हूँ। कभी मन करेगा तो ऑब्जेक्टिव का सेशन आएगा तो उसमें सब बात करेंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप तो ऐसे ही काम चला लेंगे। क्योंकि बच्चे बैठे हैं, क्लास शुरू हो चुका है सुबह वाला, और ये थोड़ा याद रखना बच्चे जी। बुझा हुआ चूना का बच्चे जी रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली हुई चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
80 क्वेश्चन होगा लगभग। टूथपेस्ट अपना बच्चा जी क्षारीय होना चाहिए। एक किस्म में कौन अम्ल पाया जाता है भाई, ये तो आप डिटेल में याद रखेंगे, जो लिस्ट दिखाया वहाँ से याद कर लेना है आपको। हो गया, तो मैं बोलता हूँ बच्चे थैंक यू। और देखो थैंक यू हो गया। अब बच्चे को बस ये होना चाहिए, देखो जैसे आप चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लिए ना, 2 चैप्टर में पढ़ लिया, तो आपको बस ये ऑब्जेक्टिव वाला खरीद लेना चाहिए आपको। अब इसमें से करना क्या है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अभ्यास करना है। पूरा कंसेप्ट पढ़ा आपने, आज चैप्टर भी कवर हुआ, आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ है, लेकिन आपको चाहिए थोड़ा सा इसमें अभ्यास के लिए क्वेश्चन। तो मैं एक बार रिकॉर्ड ऐसे कर दे रहा हूँ, आज आखिरी लेक्चर है तो अपना, लेकिन आपको घर पे करना है। देखो अभी ये सब क्वेश्चन करा दिया हूँ, फिर भी 5 क्वेश्चन हो गया। ये 11, 14, 17, 20। इसको लिखना नहीं है बच्चे, इसमें सिर्फ आपको आंसर अपने दिमाग में ढूंढना है। देखो ये आ गया था ना, लौंड का बिलियन कैसा होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। सब क्वेश्चन करा दिया हूँ, आपको डरना नहीं है। फोर्टी 46। बासठ। अब तुम बताओ बच्चा जी, कितना डिटेल आपको पढ़ाया गया है? क्या आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ा? क्या मैंने आपको अलग से बोला कि ऑब्जेक्टिव रटना? नहीं, मैं चैप्टर में कुछ कुछ कराते क्वेश्चन चला हूँ, बात अलग है। आपको रटने नहीं दिया गया, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसमें बच्चा जी 93 क्वेश्चन है, मैं भी 80 क्वेश्चन कराया हूँ, 93 क्वेश्चन इसमें भी है। तो जो छोटा होगा इसमें से बहस कर लेना। अगला चैप्टर पर ये शुरू होने जा रहा है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, NCERT, एक्टिविटी और सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया था। और एक बार आपसे जाए विदा ऐसे लेते हैं, टाटा बाय बाय। लेकिन बच्चे जब ध्यान रखिएगा, अपने चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके चैप्टर का नाम होगा अम्ल क्षार लवण। लेकिन उसके पहले आपका बायोलॉजी का लेक्चर आने जा रहा है, आप जरूर से देखेंगे बायोलॉजी के लेक्चर को। तब तक आपने लेक्चर को देखा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।